हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। तो स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का हिंदी का पेपर, जो कि मॉडल पेपर है और 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपके ये पेपर पूछे जा सकते हैं। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। जो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं क्लास 10th वाले, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे खंड अ में 70 नंबर के आपके क्वेश्चंस हैं। तो खंड अ में आपके कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो शुरू में आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बारी बारी करके आपके एक एक नंबर के ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक प्रश्न को। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है क भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग और चौथा है शुक्लोत्तर युग। तो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो आप उत्तर लिखेंगे द्विवेदी युग। तो किस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है, देखिए। सबसे पहले हम हेडिंग करेंगे खंड अ, प्रश्न संख्या 1, ठीक है। और यहाँ पर 1 में लिखेंगे द्विवेदी युग की, ठीक है। यहाँ पे आपको उत्तर लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? ठीक है, जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है ए निबंध, बी है कविता, सी है नाटक और डी है कहानी। तो चिंतामणि जो विधा है वो है निबंध की। तो आप इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे, दूसरा निबंध, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि गबन किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला जी और चौथा है हरि कृष्ण प्रेमी। तो जो गबन है उन्होंने लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मुंशी प्रेमचंद्र। इस प्रकार से आप उत्तर लिख लेंगे। चौथा प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग की समय अवधि कितनी है? ठीक है, तो देखिए, पहला ऑप्शन कह रहा है 1936 से 1943 तक, दूसरा है 1919 से 1938 तक, तीसरा है 1900 से 1918 तक और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 तक। तो आप आंसर इसका लिख लेंगे। फिर कह रहा है पांचवा कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? पहला ऑप्शन है जीवनी, दूसरा है आत्मकथा, तीसरा है साक्षात्कार और भेंटवार्ता और चौथा है रेखा चित्र। तो नीड़ का निर्माण फिर विधा की रचना है। तो इस प्रकार से चौथा लिख लेंगे 1919 से 1938 तक और पांचवा राइट आंसर था हमारा आत्मकथा। तो हम इस प्रकार से लिख लेंगे आत्मकथा। अब देखेंगे अपना हम लोग छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न कह रहा है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? जो प्रिय प्रवास है वो किस युग की रचना है? पहला ऑप्शन कह रहा है द्विवेदी युग, दूसरा कह रहा है भारतेंदु युग, तीसरा है प्रगतिवादी युग और चौथा है छायावादी युग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द्विवेदी युग अब लिख लीजिएगा आंसर में। सातवां कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है? पहला ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है हरिऔध, तीसरा है हरिवंश राय बच्चन और चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। तो लिखेंगे किस प्रकार से वो भी देख लीजिए। छठवें का उत्तर है द्विवेदी युग और सातवें का उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। अब हम देखेंगे अपना आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कह रहा है कि भारत भारती किसकी रचना है? पहला है सियाराम शरण गुप्त, बी है मैथिली शरण गुप्त, सी है जयशंकर प्रसाद और डी है महादेवी वर्मा। तो भारत भारती की रचना है मैथिली शरण गुप्त। तो आंसर लिखेंगे आठवां मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रकार से उत्तर लिखेंगे आठवां मैथिली शरण गुप्त। नौवां प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला कह रहा है सन 1943 से अब तक, दूसरा है सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, तीसरा है सन 1918 ईस्वी से 1936 तक और डी कह रहा है सन 1936 से 1943 तक। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सन 1843 से अब तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10वां प्रश्न कह रहा है कि
मोतीराम किस युग के लेखक कवि हैं? पहला है आधुनिक काल, दूसरा है आदिकाल, तीसरा है भक्ति काल और चौथा है रीतिकाल। तो मोतीराम जो हैं वो हैं आपके रीतिकाल के कवि। ठीक है, अब हम देखेंगे अपना 11 प्रश्न। 11 प्रश्न कह रहा है कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? पहला शोक, दूसरा रति, तीसरा हास्य और चौथा है निर्वेद। तो आपका हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हास्य। तो आप हास्य लिख लेंगे उत्तर में। 11 नंबर का उत्तर है हास्य। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पैराग्राफ में कौन सा अलंकार है? पहला कह रहा है उपमा अलंकार, दूसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार, तीसरा है रूपक अलंकार और चौथा है श्लेष अलंकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार आपका राइट आंसर है। फिर कह रहा है कि 13 नंबर की रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 4। रोला 4 चरण में होते हैं। अब हम देखेंगे अपना 14 प्रश्न। 14 नंबर कह रहा है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है वी, बी ऑप्शन है मान, सी ऑप्शन है अक और डी ऑप्शन है आ। तो आकर्षण में उपसर्ग जो होता है आगे का अंक होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा आ। तो 14 का उत्तर लिखेंगे आप इस प्रकार से आ। 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 3। तो 15 का उत्तर हो जाएगा आपका रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। 16 प्रश्न देखिए। 16 प्रश्न कह रहा है कि पीताम्बर में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है कर्मधारय, बी ऑप्शन है द्वंद्व, सी ऑप्शन है बहुव्रीहि और डी ऑप्शन है तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बहुव्रीहि समास। ठीक है, अब देखिए 17 प्रश्न क्या कह रहा है। 17 प्रश्न कह रहा है कि आंसू का तत्सम शब्द रूप है क्या? अश्रु, बी अंशु, सी रोना या डी आँख। तो आंसू का तत्सम रूप हो जाएगा अश्रु। तो 17 नंबर हम लिखेंगे अश्रु इज द राइट आंसर। देखिए 18वां प्रश्न क्या कह रहा है। 18वां प्रश्न कह रहा है कि कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? ए ऑप्शन है कर्ता की प्रधानता, बी ऑप्शन है कर्म की प्रधानता, सी ऑप्शन है भाव की प्रधानता और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कर्ता की प्रधानता। ए इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए 19वां कह रहा है कि ताभ्य शब्द के वचन एवं विभक्ति हैं। ए ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति एक वचन, बी ऑप्शन है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, सी ऑप्शन है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और डी ऑप्शन है चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन। 20वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या है? पहला मनुष्य, दूसरा बचपन, तीसरा वह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम आप जानते हैं क्या है, वो है वह। तो 18, 19, 20 का उत्तर हमें लिखना कैसे है वो भी आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से आपका 18वें में उत्तर है कर्ता की प्रधानता, 19 में है षष्ठी विभक्ति बहुवचन और 20 में है वह। अब हम चलेंगे अपने खंड ब के प्रश्न में, जिसमें आपको पूछे जाते हैं वर्णनात्मक प्रश्न। तो वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं वो किस प्रकार से हैं और कितने नंबर इसमें पूछे जाएंगे। तो देखिए वर्णनात्मक प्रश्न जो हैं वो आपके आएंगे 50 नंबर में पूरे। इस सारे में आपके वर्णनात्मक प्रश्न ही पूछे जाएंगे। और 20 नंबर जो था वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, हो गए आपके कुल मिला के 70 नंबर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला पैराग्राफ है कि यह कोई बात नहीं है
कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ये कोई बात नहीं है, यानी कि ये जो आपका तात्पर्य है ये सही नहीं है। अगर स्वभाव और रुचि न मिले तो वो लोग मित्रता भी हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, समाज के लोग जो हैं वो एक दूसरे की ओर देखते हैं कि उसमें क्या गुण है, किसमें क्या नहीं है, उस ओर से अपनी दोस्ती का प्रस्ताव रखते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। कोई ऐसा चीज़ है जो हम नहीं कर सकते और वो मित्र हमारा कर सकता है, तो ऐसे गुण मिले कि एक मित्र को आते हैं और दूसरे को नहीं, तो वैसा मित्र हमें उसका गुण होना चाहिए। फिर कह रहा है कि चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। जो चिंता से पीड़ित मनुष्य है वो क्या करता है, अपना चिंता का एक चित्त लोगों का साथ ढूंढता है। निर्बल बली का धीर उत्साही का, ठीक है, उसमें निर्बल बल हो और धीर के साथ साथ उसमें उत्साह भरी हो। उच्च आकांक्षा हो वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। ठीक है, वह उच्च कक्षा प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त की युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है, यानी कि तेज तरार लोगों का खोज में वो रहता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। ठीक है, नीति जो है उसकी जो बातें हैं वो विशारद अकबर, ठीक है, अकबर ने अपना मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखते हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ एक मित्र दूसरे मित्र की उल्लाहना में कहते हैं और कवि इस भाव को प्रकट करते हैं। इसमें आपके 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये पाठ किससे रिलेटेड है और उसको किसने लिखा है, आपको संदर्भ में वो लिखना है। तो ये पाठ मित्रता से है और इसे लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हम वही संदर्भ में लिखेंगे। हेडिंग करेंगे हम खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न। पहला था हमारा संदर्भ, तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिख देंगे तो आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो 2 लाइन इसमें अंडरलाइन है हमें उसकी व्याख्या करनी है। तो चलिए मैंने आपको इसका अर्थ तो समझा दिया, किस प्रकार से आप अपनी भाषा में लिखेंगे वो भी लिख देते हैं। तो हेडिंग करेंगे 2 नंबर और लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं। ठीक है, इस अवतरण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि मित्रता के लिए स्वभाव और सम्मान रुचि आलों, ठीक है, रुचि आलों में ही परस्पर मित्रता होती है। रुचि वालों में ही मित्रता क्या होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि हो सकती है यह धारणा उचित नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि समान स्वभाव और समान रुचि रखने वाले में ही परस्पर मित्रता हो सकती है। ये संभव नहीं है कि अगर समान स्वभाव और समान रुचि मिले तो ही हम मित्रता करेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। विपरीत स्वभाव और विपरीत रुचि रखने वालों में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देखकर ही परस्पर आकर्षित होते हैं। लोग दूसरों की प्रशंसा और दूसरों के गुण देखकर ही एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। यही इस पैराग्राफ में कवि कहना चाहते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो ये इसका हम उत्तर लिखेंगे कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर अपने भावों को भरने के लिए, ठीक है, लेखक के अनुसार ये कहता है कि समाज में जो विभिन्नता होती है उसका देखकर, उसके अभाव को देखकर लोग जो हैं वो एक दूसरे की तरफ उसके गुण को देखकर आकर्षित होते हैं। जैसे निर्बल व्यक्ति बलवान की तरफ आकर्षित होता है, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त व्यक्ति की तरफ और अज्ञानी व्यक्ति
अज्ञानी की व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता, चाणक्य और चंद्रगुप्त की मित्रता इतिहास प्रसिद्ध है। ठीक है, जो मित्र हैं वो सुदामा और कृष्ण जो हैं उन दोनों की मित्रता, और चंद्रगुप्त जो हैं उनकी मित्रता जो है वो इतिहास में प्रसिद्ध है। तो यही सब देखकर लेखक कहते हैं कि समान भाव और समान विचार को देखकर मित्रता नहीं की जाती, विभिन्न लोगों की रुचि और व्यवहार को देखकर भी मित्रता की जा सकती है। तो इस पैराग्राफ का आपका पूर्ण हल हो गया तीनों प्रश्न के साथ। अब हम देखेंगे इसका अथवा वाला पैराग्राफ। अथवा का पैराग्राफ कह रहा है कि हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, मतलब हे भगवान आगे के लिए और विपत्ति के लिए इतना आयोजन क्यों। ठीक है, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। ठीक है, जो परम पिता हैं उनकी इच्छा के विरुद्ध हम इतना साहस नहीं कर सकते। पिताजी क्या भीख न मिलेगी। वो कहते हैं लेखक कि पिताजी क्या मुझे भीख नहीं मिलेगी। क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर न बच पाएगा, यानी कि क्या कोई भी हिंदू जन जो है वो इस पृथ्वी पर क्या नहीं बच पाएंगे जो ब्रह्मांड को 2 मुट्ठी अन्न दे सकें। यानी कि कोई ब्रह्मांड को ऐसे लोग नहीं बचेंगे जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी का अन्न दे सकें, यह संभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। ठीक है, इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है। यानी कि ये जो चीज़ें हैं, इन बातों का जो ये संभव नहीं है उसको आप बातों को फेर दीजिए, और पिताजी मैं इन बातों को सुनकर काँप रही हूँ और इनकी चमक जो है मेरी आँखों को अंधा बना रही हैं। तो ये पैराग्राफ है आपका। इसके 3 प्रश्न हैं कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप इसका संदर्भ लिखेंगे, और गद्यांश में रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो रेखांकित अंश हैं इसमें क्या भाव है वो स्पष्ट करना है। फिर तीसरा कह रहा है कि ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो ममता से जो रिलेटेड ईश्वर की इच्छा है वो किसके विरुद्ध है, तो ये भूपृष्ठ के विरुद्ध है। तो यही है हमारा पैराग्राफ। इसका भी आप अपने से उत्तर बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, हम अब देखेंगे दूसरा पैराग्राफ। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि दिए गए पद पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, पद ये है आपका और आपके 3 प्रश्न। सबसे पहले हम पद को समझेंगे कि क्या कह रहा है, उसके बाद इसके आधारित प्रश्न के उत्तर को लिखेंगे। तो पैराग्राफ कह रहा है कि चरण कमल बंदो हरि राई। इसके कहने का मतलब ये है कि मैं उस ईश्वर के चरण कमलों से क्या कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ। यानी कि मैं उस ईश्वर का चरण कमलों से वंदना कर रहा हूँ। ठीक है, जाकी कृपा पगु गिरी लंघो, जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पर चढ़ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। कह रहा है यहाँ पे कि बहिरो सुने गंगूंग पुनी बोले, यानी कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, यानी कि और निर्धन व्यक्ति के सिर पर छत धारण जो है वो क्या हो जाता है, चलने लगता है। और सूरदास स्वामी करुणामय, यानी कि सूरदास स्वामी इस लेख को लिखने में करुणामयी हो जाते हैं। और बार बार बंदो तिही पाई, और बार बार इस बारे में वह वर्णन करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये सूरदास ने लिखा है, आपको यहाँ से तो क्लियर हो गया है। तो हम इस संदर्भ को लिखेंगे। फिर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हम इन दोनों के लाइन को क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम 1 और दूसरा प्रश्न के उत्तर को देख लेते हैं। लिखेंगे संदर्भ हेडिंग, प्रश्न संख्या 2 रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड से संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। अब हम लिखेंगे अगला हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में हम लिखेंगे कि हेडिंग करने के बाद कि इस पद में कवि का कहना है कि बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है।
और निर्धन व्यक्ति के सिर पर छत धारण चलने लगता है। तो ये था इन दोनों लाइन का अर्थ। अब हम देखेंगे अपना तीसरा प्रश्न। इसका तीसरा प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो इसमें हम लिखेंगे कि बार बार बंदो तिहि पाई पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें ब ध्वनि की पुनरावृत्ति हो रही है। तो ये हो गया आपका तीसरे का उत्तर। चौथा अथवा का पैराग्राफ है इसमें दूसरे का की कह रहा है अथवा का पैराग्राफ की सुनी सुंदर बैन सुधारम साने सयानी है, जानकी जानी भली तिरछै करी तै नैन तिन्हो, समूझाई कुछ मुस्काई चली तुलसी तेहि अवसर से ही रावो, अवलोकती लोचन लहू अली अनुराग तराड़ में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली। ठीक है, ये पैराग्राफ है और आपके इससे रिलेटेड 3 प्रश्न हैं। कह रहा है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, दूसरा कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा कह रहा है कि अनुराग तगाड़ पर मनु मंजुल कली कंज कली में कौन कौन सा अलंकार है। तो आप इसका अर्थ और तीनों प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिएगा। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, आपको 2 पैराग्राफ दिए गए हैं, आपको इन दोनों में से कोई एक करना है और नीचे के दोनों पैराग्राफ में से कोई एक करना है। ये आपकी कहानी के तौर पे आएंगे और ये आपकी कविता यानी कि श्लोक के तौर पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इस लाइन को समझेंगे और इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृतेः संस्कृत भाषायाश्रय केंद्र स्थलम अस्ति, यानी कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलीय है। ठीक है, ये जो नगरी है वो भारत संस्कृति और संस्कृत भाषा दोनों का ही केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत व्राणाम्पस्य संस्कृतेशस्य आलोकः सर्व प्रसिद्धः। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला हुआ है। क्या हुआ है, यहीं से संस्कृत का साहित्य और सांस्कृतिक का प्रकाश सभी जगहों पर फैला हुआ है। मुगल युवराजः दारसिकोः अत्रागत्य भारतीय, ठीक है, दर्शन शस्त्राणाम अध्ययन अकरोत्। यहाँ पे देखिए मुगल युवराज यानी कि मुगल युवराज के दारासिकोह ने यहाँ पर आकर, ठीक है, मुगल युवराज दारासिकोह ने यहाँ पर आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। ठीक है, और आगे देखते हैं। संतेषान् ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवाद पारसी भाषायाम करितः। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि, ठीक है, वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद करके फारसी भाषा में कराया। यानी कि उपनिषद का अनुवाद करके उसने ये फारसी भाषा में करा दिया, यानी कि फारसी भाषा में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो ये थी इस पैराग्राफ की कहानी। इसका संदर्भ है, तो पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे किस पाठ से लिखा गया है, उसके बाद हम इसका हिंदी में अनुवाद अपनी भाषा में कैसे लिखना है वो देखेंगे। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 3। संदर्भ हमारा हेडिंग रहेगा और इसमें हम लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। यानी कि वाराणसी पाठ से उद्गृत है। तो ये हो जाएगा आपका संदर्भ। अब हम देखेंगे हिंदी में अनुवाद। हेडिंग है हमारा हिंदी में अनुवाद और इसमें लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थलीय है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है।
मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुए थे कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो ये हो गया आपका इस पैराग्राफ का हिंदी में अनुवाद। अब हम देखेंगे अपना अथवा का पैराग्राफ। अथवा का पैराग्राफ कह रहा है कि मानव जीवस्य संस्कृतकरण संस्कृति अस्माकं पूर्वराज मानव जीवन संस्कृति, ठीक है, महानतम प्रयत्नम अकुर्वन् तो अस्माक जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च अर्दर्शनम तत्सर्वम अस्माक संस्कृति। तो ये हो गया आपका अथवा वाला पैराग्राफ। आप चाहे तो इसका भी अर्थ और संदर्भ लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे अपना चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आपको दो पैराग्राफ दिए गए हैं, इन दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। तो हम करेंगे इस पैराग्राफ का। चलिए ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और इसका अर्थ समझ लेते हैं। कह रहा है कि मानम हित्वा प्रियो भवति क्रोध हित्वा न सोचति, ठीक है, कामन हित्वार्थवान भवति और लोभन हित्वा सुखी भवेत। तो पहले इसका अर्थ देख लेते हैं। तो ये कह रहा है कि मान हित्वा प्रियो भवति यानी कि मन को त्याग देने पर, ठीक है, प्रियो भवति यानी कि मनुष्य प्रिय हो जाता है। क्रोध हित्वा न सोचती और क्रोध को त्याग कर वह शोक नहीं करता, ठीक है, शोक नहीं करता। कामन हित्वार्थवान भवति काम को त्याग कर वह अर्थवान होता है। और लोभन हित्वा सुखी भवेत और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। तो इस पैराग्राफ का इस ऐसे अर्थ हो गया। अब हम इसको संदर्भ और इसका अर्थ अब देखेंगे कि कैसे लिखना है। तो इस प्रकार से हम हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का ख। संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया इसका संदर्भ। हिंदी में अनुवाद में लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग रहेगा और इसमें लिखेंगे कि मान को त्याग देने पर मनुष्य प्रिय हो जाता है, क्रोध को त्याग देने पर शोक नहीं करता और काम को त्याग कर अर्थवान होता है और लोभ को त्याग कर वह सुखी होता है। तो ये इसी प्रकार से इसका हिंदी में अनुवाद हो गया और ये हो गया संदर्भ। अब हम देखेंगे अपना पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके कई खंड काव्य हैं, इसमें से किसी एक का ही आपको प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका अथवा है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के चतुर्थ सर्ग का कथानक अपने शब्दों में लिखिए। ख कह रहा है ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। और दूसरा ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। ग नंबर कह रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग लक्ष्मी का सारांश कीजिए। और दूसरा है इसका कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर दौलत का चरित्र चित्रण कीजिए। घ प्रश्न कह रहा है कि अग्र पूजा खंड काव्य की कथा वस्तु का संक्षेप में लिखिए। और दूसरा है कि अग्र पूजा खंड काव्य के आधार पर युधिष्ठिर का चरित्रांकन कीजिए। अंग कह रहा है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा है जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। 6 नंबर कह रहा है कि माता भूमि के लिए खंड काव्य के संकल्प सर्ग का सारांश लिखिए। और दूसरा है कि माता भूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आजाद का चरित्र चित्रण कीजिए। 6 कह रहा है कि कर्ण खंड के ध्रुत सभा में द्रौपदी सर्ग का सारांश लिखिए। और इसमें दूसरा है कि कर्ण खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण लिखिए।
ज नंबर कह रहा है कि कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर कैकई का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा है कर्मवीर भरत खंड काव्य के आगमन सर्ग की कथा वस्तु लिखिए। झ कह रहा है कि पहला तुमुल खंड काव्य के आधार पर लक्ष्मण का चरित्र चित्रण कीजिए। और दूसरा है तुमुल खंड काव्य के राम मिलाप और सौमित्र का उपचार सर्ग की कथा संक्षेप में लिखिए। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस था। आपको किसी एक का लिखना है तो हम लिखेंगे मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण। तो हम हेडिंग करेंगे गांधी जी का चरित्र चित्रण और इसमें लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तिदूत नामक खंड काव्य में महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन किया गया है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। तो ये प्रदर्शन हो गया कि इसको लिखा किसने है और इसमें नायक हैं गांधी जी। तो उनके बारे में, इनके चरित्र के बारे में बताया जाएगा। तो हम हेडिंग वाइज इनके चरित्र का चित्रण करेंगे। सबसे पहला हेडिंग है अलौकिक दिव्य पुरुष। तो अलौकिक दिव्य पुरुष में हम लिखेंगे कि कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है, जो पृथ्वी पर दुखों का हरण करने के लिए यदा कदा के लिए आए हैं। ठीक है, जिस श्रेणी में श्री राम, कृष्ण, ईसा मसीह, पैगंबर, बुद्ध, महावीर आदि हैं। ठीक है, इसी सब श्रेणी में, यानी कि यही सब क्रम में हर लोग जो हैं किसी न किसी भगवान जो है वो किसी न किसी का रूप लेके धरती पर आए हुए हैं। उसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी को भी रखा है और इसी श्रेणी में कवि ने गांधी जी का भी वर्णन किया है। ठीक है, भारत में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए मानो स्वयं परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, फिर कह रहा है कि इस प्रकार मुक्ति दूत के नायक महात्मा गांधी का साधारण पुरुष न होकर एक दिव्य पुरुष थे। तो ये हो गया इनके दिव्य पुरुष का आगमन, किस प्रकार ये दिव्य पुरुष कहलाए और कवि ने इन्हें ऐसा दिव्य पुरुष क्यों माना। अब हम देखेंगे अपना दूसरा हेडिंग। दूसरा हेडिंग कह रहा है कि महान देशभक्त। तो महान देशभक्त में हम लिखेंगे कि गांधी जी महान देशभक्त थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश को स्वतंत्र कराने और जनता की सेवा में लगा दिया। उनका हृदय देशवासियों की दुर्दशा देखकर व्यथित हो उठी थी। उन्होंने जीवन की अंतिम श्वास तक देश सेवा करने का जो प्रण किया था उसे भली प्रकार निभाया तथा सारा सुख एवं वैभव त्याग कर अपना जीवन भारत को स्वतंत्र कराने में लगा दिया। यानी कि महान देशभक्त ये इसलिए थे क्योंकि ये देशवासियों की सेवा करते थे, उनके दुख को समझते थे और अपना संपूर्ण जीवन उनकी सेवा और देश को स्वतंत्र कराने में लगा दिए। उन्होंने अपने देशवासियों का हृदय से क्या किया, उल्लंघन किया और उनकी दुर्दशा देखकर उनका साथ देते गए। तो इसी प्रकार से इनकी महान देशभक्ति में हम ये लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग है हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम की एकता में कैसे समर्थक किए थे। तो इसमें हम लिखेंगे कि गांधी जी ने सांप्रदायिक वैर भाव के कट्टर विरोधी थे। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम दोनों को साथ लिया था। ठीक है, उन्होंने जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही एक साथ रखा। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता का अथक प्रयत्न किया। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक साथ करने का अत्यंत क्या किया, प्रयत्न किया। फिर कह रहा है आगे, फिर आगे लिखेंगे कि नोआखली में हिंदी मुस्लिमों के सांप्रदायिक दंगों के समय उन्होंने प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, प्राण हथेली पर रखकर शांति का प्रयास किया। वे हिंदू मुस्लिम को एक डाली पर खिले फूल समझते थे। वो दोनों में भेद नहीं रखते बल्कि एक डाली के फूल समझते थे। फिर दो लाइन है इसमें कि
तो दो लाइन है कि मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, ठीक है, एक ही माटी के दो रूप और एक ही जननी के दो लाल, ठीक है। मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप और एक ही जननी के दो लाल। तो ये लाइन था जब हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थक किया था तब उन्होंने बोला, यानी कि ये कवि उसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। चौथा हेडिंग कह रहा है कि गांधी जी माँ के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना रखते थे। माँ को स्वप्न में देखने पर वे सोचते हैं कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता और माँ की प्रेरणा से ही देश सेवा में जुट जाते हैं। गांधी जी ने उदारता, दया, परोपकार, सत्यता आदि गुणों को अपनी माता से सीखा था, ठीक है। देखिए गांधी जी वो प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति भावना के थे और उन्होंने सबको एक साथ रखने का सोचा था और माँ के स्वप्न को देखते ही उनकी माँ बोली कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता, वो बोले, ठीक है, कि माँ जैसी कहीं नहीं ममता और माँ की प्रेरणा से ही वह देश की सेवा में जुट जाते हैं। तो ये हो गया मातृ भक्त का। अब हम देखेंगे अपना 5वां हेडिंग, भारत के मुक्ति दूत। तो भारत के मुक्ति दूत में हम लिखेंगे कि महात्मा गांधी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। उनके 30 वर्ष के सतत प्रयासों से भारत की मुक्ति का स्वप्न पूर्ण हुआ। उनके कुशल नेतृत्व में परतंत्रता की श्रृंखला टूटकर छिन्न भिन्न हो गई और भारत 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र हो गया। अतः निश्चित ही वे सच्चे अर्थों में भारत के मुक्तिदूत थे। मतलब मुक्तिदूत थे क्योंकि उन्होंने भारत के देश को आज़ाद करा दिया और वह कुशल नेतृत्व से स्वतंत्रता और श्रृंखला में टूटकर छिन्न भिन्न होने के बाद तब उन्होंने भारत को आज़ाद कराया, ठीक है। अब लास्ट हेडिंग करेंगे हम इनके गुणों के बारे में कि मानवीय गुणों से भरपूर। तो इसमें हम लिखेंगे कि गांधी जी का चरित्र अनेक गुणों का भंडार था। उनमें सत्यता, दया, परोपकारी, करुणा, अहिंसा तथा देशभक्ति के गुण कूट कूट कर भरे थे। वे विश्व बंधुत्व तथा भाईचारे की भावना से ओतप्रोत थे तथा सभी धर्मों के प्रति आदर भाव रखने वाले थे। तो ये हो गया आपके इनके गुणों की भरपूर क्या हो गई, मानवीय गुणों की भरपूर इनकी देन हो गई। तो अब हम इसी प्रकार से इसको लिख लेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसको 6 हेडिंग लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। 6वां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ऑप्शन में 3 ऑप्शन है आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो मैंने कई पेपर सॉल्यूशन किए हैं तो उसमें मैंने जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जीवन परिचय बताए हैं। तो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन परिचय को। चलिए देखते हैं, ये आपके 5 नंबर के हैं तो इसे हमें नहीं छोड़ना है। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 6वें का क और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे। तो लिखेंगे जन्म जो कि है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी, जन्म स्थान जीरादेई सारण बिहार, मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी और ये भारत के राष्ट्रपति रहे और भारत रत्न से ये अलंकृत रहे और इनकी संपादन है देश पत्रिका। तो ये हो गया इनकी संक्षिप्त परिचय में कुछ लाइनें। अब हम देखेंगे हेडिंग के साथ इनका जीवन परिचय। तो लिखेंगे हेडिंग जीवन परिचय और इसमें लिखेंगे इनके जीवन के बारे में। तो देखिए लिखेंगे कि देश रत्न, लिखेंगे कि देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बिहार राज्य के सारण जिले के जीरादेई ग्राम में
हुआ था। कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन अध्यापक कार्य करने के पश्चात सन 1911 में से 1920 ईस्वी तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की। तो इनकी पूर्ण रूप से यही कहानी है कि उनका जन्म जीरादेई ग्राम में हुआ था और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे और मुजफ्फरपुर के एक कॉलेज में कुछ दिन ये टीचर रहे, यानी कि अध्यापक पर कार्य किए। और सन 1911 से 1920 तक राजेंद्र बाबू ने क्रमशः कलकत्ता तथा पटना हाईकोर्ट में वकालत की और परंतु हाईकोर्ट गांधी जी के आदेशों, सिद्धांतों तथा आंदोलनों से प्रभावित होकर सन 1920 ईस्वी में इन्होंने वकालत छोड़ दी और पूर्ण रूप से देश सेवा में कार्य में लग गए। राजेंद्र बाबू 1946 ईस्वी एवं 1947 में भारत के पहले मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री रहे। ठीक है, फिर आगे लिखेंगे कि आप 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। सन 1962 ईस्वी में इन्हें भारत की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से अलंकित किया गया। सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निर्भीकता, देशभक्ति, साधुता और सादगी इनके रोम रोम में व्याप्त थी। राजेंद्र बाबू की मृत्यु 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को हुई। तो ये हो गया इनका जीवन परिचय। अब हम लिखेंगे प्रमुख रचना। प्रमुख रचना में हम लिखेंगे कि भारतीय संस्कृति, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एट चंपारण, भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा और संस्कृति का अध्ययन, चंपारण में महात्मा गांधी। तो ये उनकी प्रमुख रचना थी और ये इनका जीवन परिचय। तो ये हो गया हमारा राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय। अब हम देखेंगे अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 का ख कह रहा है कि दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 ऑप्शन है आपके, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रा नंदन पंत और महाकवि सूरदास। तो हम लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। चलिए देखते हैं। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 6वें का ख, तुलसीदास। सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, जैसे कि जन्म सन 1532 ईस्वी, जन्म स्थान राजापुर चित्रकूट उत्तर प्रदेश, माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे, गुरु नरहरिदास, पत्नी रत्नावली और मृत्यु सन 1623 ईस्वी में। चलिए देखते हैं इनका जीवन परिचय हेडिंग के साथ। आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा। हेडिंग करेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे कि तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ लोग इनका जन्म स्थान एटा जिले के शोरो नामक स्थान में मानते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को इनका जन्म एटा जिले के शोरो नामक स्थान में मानते हैं। ये सर्वपारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और इनकी माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। ठीक है, स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था। वे पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के अपेक्षा से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। ठीक है, फिर हम आगे लिखेंगे कि इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ।
और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हुई। तो ऐसी ही इनकी कहानी थी, किस तरह इनके विवाह हुए, इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया और किस प्रकार से इन्होंने रचना की और इनका पालन पोषण नरहरि दास ने किया था। अब हम हेडिंग करेंगे रचनाएं और लिखेंगे इनकी 12 रचनाएं हैं जो कि प्रसिद्ध हैं, जो कि ये है रामलला नहछु, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, सतसई, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, भैरवे रामायण, दोहावली और कवितावली। तो ये इनकी प्रमुख रचना है और इनका जीवन परिचय समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कष्टत्य कोई भी एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो जो इस प्रश्न पत्र से न रिलेटेड हो वही मुझे इसमें श्लोक लिखना है, 2 लाइन का और आपका है 2 नंबर का। चलिए हम लिखते हैं, लिखेंगे प्रश्न संख्या 7 और श्लोक लिख लेंगे कि बंधन मरण वापी ज्यो वापी पराजय उभयत्र शमो वीर वीरे भावो ही वीरता। तो ये हो गया एक श्लोक। अब हम देखेंगे अपना 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके 4 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संस्कृते मूलं किं अस्ति। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 8 और उत्तर है कि विश्वस्य इस दृष्टता ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृते मूलम अस्ति। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि पुरु राजा क आसीत्। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे पुरु राजा एक भारत वीरः आसीत्। ठीक है, दूसरे का प्रश्न उत्तर हो गया। आपको कोई 2 ही लिखना है तो हम 2 लिख दिए। तीसरा जो है, तीसरा और चौथा मैं बता देती हूँ, आप कोई भी 2 इसमें से लिख सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि चंद्रशेखर कः आसीत्। तो इसका उत्तर है चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त तस्यासीत्। ठीक है, देशभक्त चासीत्। तो ये तीसरे का उत्तर हो गया। चौथा कह रहा है कि वीरः केन पूज्यते। तो उत्तर होगा वीर वीरेण पूज्यते। ये हो गया आपका चारों प्रश्न का उत्तर। आप किसी 2 को इसमें से लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर की निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो आपको 4 निबंध हैं और 7 नंबर के हैं। आपको किसी एक निबंध पर टिप्पणी देनी है। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि और चौथा है नारी सशक्तिकरण। तो हम लिखेंगे पर्यावरण संरक्षण के उपाय पर। हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 9 पर्यावरण संरक्षण के उपाय। पहला इसमें सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे, क्या क्या आपको हेडिंग देना है। तो पहला है प्रस्तावना, दूसरा है पर्यावरण सुरक्षा की समस्या, तीसरा है पर्यावरण सुरक्षा के महत्वता और चौथा है पर्यावरण सुरक्षा के उपाय और 5वां है उपसंहार। तो बारी बारी से हम सारे का टिप्पणी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। तो इस प्रकार से हेडिंग रहेगा हमारा प्रस्तावना और लिखेंगे कि पर्यावरण शब्दों 2 शब्द से मिलकर बना है, परि धन आवरण के संयोग से बना है। यहाँ परि का अर्थ है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ है घेरा। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि परि धन आवरण से मिलकर ये बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा, अर्थात ऐसी चीज़ों का समुच्चय जो प्राणियों को चारों ओर से घेरे हुए हैं उसे पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, जो प्राणियों को चारों ओर से घेरे हुए हैं हम उसे ही पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति ने हमारे चारों ओर ऐसी वस्तुएं और वातावरण निर्मित किए हैं जो सब प्रकार के हमारी उन्नति और स्वास्थ्य के अनुकूल है। आज पर्यावरण सुरक्षा संपूर्ण विश्व की समस्या बन गई है। तो आजकल जो पर्यावरण की सुरक्षा है वो करते करते ये संपूर्ण देश की क्या हो गई है, समस्या बन गई है। अब दूसरा हेडिंग देखेंगे, ये था प्रस्तावना। तो पर्यावरण सुरक्षा की समस्या, इसमें हम लिखेंगे कि आज मानव प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का सपना देखने लगा है। यही कारण है कि आज प्राकृतिक संतुलन
बिगड़ गया है। जीवन दायिनी प्रकृति कुपित होकर विनाश की ओर अग्रसर है। ठीक है, विनाश की ओर ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। परंतु मनुष्य इस असंतुलन के प्रति अब भी सावधान नहीं हो रहा है। परंतु जो लोग हैं वो अभी भी इन सब चीज़ों से सावधान नहीं हो रहे हैं। ठीक है, फिर हम लाइन चेंज करके लिखेंगे कि जल ही जीवन है का जाप करने वाले मनुष्य स्वयं जल के लिए शहर भर जल के लिए समस्या बन गए हैं। ठीक है, जल ही जीवन है ये सबका कहना है, लेकिन यही लोग जो हैं वो मनुष्य स्वयं ही जल के लिए समस्या बन गए हैं। ठीक है, यहाँ पे है कि उसके द्वारा शहर भर के मल मूत्र कचड़े तथा कारखाने, यानी कि जल के ही द्वारा शहर भर की गंदगियाँ, कचड़े और कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थ नदियों में क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं, नदियों में जाकर प्रवाहित हो रहे हैं और उसे अशुद्ध कर रहे हैं, जिससे जल क्या हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है। इसी प्रकार पैदावार बढ़ाने के लिए किसान जिस तेजी के साथ कीटनाशक, शाकनाशक और रोगनाशक रसायनों तथा उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, वह पर्यावरण सुरक्षा के लिए समस्या ही है। ठीक है, तो यही था इस सुरक्षा की समस्या की, जिस प्रकार हम सुरक्षा कर रहे हैं वो समस्या का कारण पर्यावरण पर बनता जा रहा है। तो ये हो गया दूसरे हेडिंग का समापन। अब हम देखेंगे अपना तीसरा हेडिंग जो है पर्यावरण सुरक्षा की महत्ता। तो हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग कि पर्यावरण सुरक्षा की महत्वता। इसमें हम लिखेंगे कि पर्यावरण और प्राणियों का घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, पर्यावरण और प्राणियों दोनों का ही क्या है, एक घनिष्ठ संबंध है। परंतु मानवीय महत्वाकांक्षाओं, भूलों और प्रतिस्पर्धाओं, ठीक है, मानव का महत्वाकांक्षा, उसकी भूल और उसकी प्रतिस्पर्धा के चलते पर्यावरण प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है। प्रदूषण के अधिक्य से पृथ्वी के अनेक जीव और वनस्पतियां लुप्त हो गई हैं और अनेक लुप्त होने के कगार पर हैं। यदि पर्यावरण प्रदूषण का संकट उत्पन्न हो गया है तो प्रदूषण के अधिक्य से पृथ्वी के अनेक जीव और वनस्पतियां लुप्त हो गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे है कि यदि पर्यावरण प्रदूषण इसी गति से बढ़ता रहा तो एक वह दिन दूर नहीं है जब मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित व्यापक अवधारणाएं दिनों दिन जन्म ले रही हैं। तो इन्हीं सब संकटों से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और वनस्पति जो है वो लुप्त होते जा रहे हैं और पर्यावरण की गति जो है वो बढ़ती ही जा रही है प्रदूषण की ओर, और इसे दूर करने का जो खतरा है वो मानव के लिए आगे चलकर जन्म ले रहा है। अब हम देखेंगे पर्यावरण सुरक्षा के उपाय। तो पर्यावरण सुरक्षा के उपाय में लिखेंगे कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु जन जागरण, सहयोग और समर्थन अनिवार्य है। अतः प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं। ठीक है, पहला उपाय है कि कचरे की मात्रा कम करना। दूसरा, कचरे को सही स्थान पर फेंकना। तीसरा, पॉली बैग का प्रयोग बंद करना। चौथा, पानी की बर्बादी को रोकना। और पांचवा है वायु प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखना। और छठवां है कृत्रिम उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग करना। तो ये है कुछ 6 उपाय जो आप करते हैं तो पर्यावरण सुरक्षा से इसका उपाय हो सकता है। अब हम लास्ट हेडिंग करेंगे उपसंहार। उपसंहार में लिखेंगे कि हमें भविष्य में सुरक्षित एवं स्वस्थ जीवन की संभावना सुनिश्चित करने के लिए न केवल पर्यावरण की महत्ता समझनी चाहिए अपितु उसे सुरक्षित रखने का भी उत्तरदायित्व निभाना होगा। अगर हमें भविष्य में इससे बचना है तो हमें पर्यावरण को सिर्फ सुनिश्चित ही नहीं करना होगा बल्कि उसकी महत्वता को ही समझना होगा और अपितु इसे हमें सुरक्षित रखने के लिए उत्तरदायित्व निभाना होगा। यह याद रखना आवश्यक है कि
है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए उठा पहला कदम व्यक्तिगत स्तर पर हमसे ही आरंभ होता है। अतः पर्यावरण को संरक्षित कराना हमारा दायित्व है। तो ये हो गया उपसंहार की पूरी टिप्पणी। इस प्रकार से हमारा पर्यावरण संरक्षण का उपाय समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना 10वां और आखिरी प्रश्न की अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षण द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो 4 नंबर के आपके पत्र हैं, तो हम लिखेंगे इसमें से अपने विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र। तो हेडिंग करेंगे प्रश्न संख्या 10 और लिखेंगे कि राजेश श्रीवास, गोविंदपुरा, भोपाल, दिनांक लिख लेंगे और प्रिय मित्र। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे नमस्कार अपने मित्र को पत्र लिखने हेतु। ठीक है, फिर ये लाइन के बाद हम लाइन चेंज करके इसकी कुछ बातें लिखेंगे जिस प्रकार से हमें अपने रुचियों का उल्लेख करना है। तो लिखेंगे कि आज बहुत दिनों बाद मैं तुमको पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। ठीक है, ऐसा ही कुछ हम लिखेंगे। फिर लिखेंगे कि कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ अच्छे ही होगे। तो सबसे पहले हम 2 लाइन लिखेंगे अपने मित्र को लेकर कि आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए पत्र लिख रहा हूँ और तुमको पत्र लिखते हुए मुझे काफ़ी आनंद आ रहा है। कैसे हो मित्र, आशा करता हूँ कि अच्छे ही होगे। वैसे मेरे पिताजी कहते हैं कि पढ़ाई करेगा तो बड़ा आदमी बनेगा, परंतु मेरी रुचि तो खेल कूद में ही अधिक है और मैं चाहता हूँ कि मैं आगे जाकर एक बड़ा क्रिकेटर बनूँ और अपने देश का नाम ऊंचा करूं। मैं धोनी की तरह एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, परंतु तुम एक इंजीनियर बनना चाहते हो। तुमने पहले ही सोचकर रखा है। तो देखिए यहाँ पर उनके पिताजी कहते हैं कि तुम पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन ये अपने रुचियों को अपने दोस्त से बांटते हैं अपने इस बात को और कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं खेल कूद में अधिक रुचि रखता हूँ और मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनना चाहता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है पर तुम्हें एक इंजीनियर बनना है और तुमने ये पहले से सोच रखा है। इतना लिखने के बाद हम लाइन चेंज करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि तुम कुशल मंगल हो और मेरा यह पत्र मिलने के बाद बहुत खुश होगे। मैं भगवान से दुआ करूँगा कि तुम एक बहुत अच्छे इंजीनियर बनो। तो ये एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को ये पत्र अपनी रुचियाँ बताते हुए बताता है। फिर लिखेंगे नीचे तुम्हारा मित्र नीलेश यादव। तो ये हो गया आपका ये पत्र। पूर्ण रूप से आपको इसी प्रकार से लिखना है, आप अपनी खूबियाँ भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से आपका 2025 क्लास 10th का सामान्य हिंदी का पेपर संपूर्ण हल के साथ समाप्त होता है और आपके पूरे 70 नंबर इसमें इस सॉल्व के साथ करेंगे तो आपके पक्के हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।